चौहान और मेरे YouTube चैनल साइंस स्टार क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे 12th बायोलॉजी से लेसन नंबर 4 के बारे में, पादप जनन की विशिष्ट विधियों के बारे में। 4 विधियों के बारे में हमने बात करी, उसमें से नंबर 1 जो है असंग जनन, वो हमने पढ़ लिया था। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूँ बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी, जो है इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन, क्योंकि सूक्ष्म प्रवर्धन जो है एक छोटा टॉपिक है जिसको हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके साथ में एक साथ समझा देंगे। अगले वीडियो में लेसन जो है अपना कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले मैं बात करता हूं कि पिछले वीडियो में मुझे कुछ कमेंट मिले थे कि सर हम तो 12th क्लास के बच्चे हैं, हमें 10th क्लास के वीडियो जो है सेंड मत कीजिए। अरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और फ्री में आपको घर बैठे क्लासेस दे रहा हूं, तो कम से कम आपका इतना तो फर्ज बनता है कि आपको जो वीडियो मिल रहे हैं उनको आप, माना कि आप 12th के हैं, आपको 10 के वीडियो शेयर हो रहे हैं, आप तक पहुंच रहे हैं, तो आप उन वीडियो को आगे शेयर कीजिए। आपके कुछ रिलेटिव जरूर होंगे जो 10th क्लास में पढ़ते होंगे, या फिर आपके मित्र या आपके फ्रेंड, आपकी सहेलियाँ जो भी है वो आपके आपसे जुड़े हुए होंगे, उन तक इन वीडियो को पहुँचाइए। हमारा काम होता है कि हम वीडियो को अपलोड करके फिर एक साथ शेयर करते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर है उन सभी तक ये जो वीडियो है पहुंचता है, केवल आप ही के पास नहीं पहुंचता है। अब चाहे वो मेरा विद्यार्थी है, चाहे मेरा दोस्त है, या फिर चाहे मेरे गुरुजन हैं, उन सभी तक ये वीडियो मेरे पहुंचते हैं। तो एक बात का ध्यान रखें, मैं आप तक वीडियो पहुंचा रहा हूँ, आप इन वीडियो को आगे पहुंचाइए, ना कि आप मुझे ये कहें वापस कि सर मेरे तो ये वीडियो किसी काम का नहीं है, या फिर मैं तो 12th क्लास का विद्यार्थी हूँ, या मैं 10th क्लास का विद्यार्थी हूँ। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो का, यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इन वीडियो को आप मेरे लिए शेयर करें, अपने लिए शेयर करें, और इस चैनल को आगे ग्रो करने के लिए शेयर करें। आइए अपन बात करते हैं बहुभ्रूणता के बारे में। वैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है बहुभ्रूणता, है ना, यानी कि बहुत सारे भ्रूण का निर्माण हो जाना। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, बहुभ्रूणता कहते हैं। यानी कि 2 से या फिर अपन कहें 1 से अधिक भ्रूण जो है इनका निर्माण हो जाना। किसमें निर्माण होगा, इसकी परिभाषा पूछी जाती है, मैं आपको लिखवा देता हूं। यदि बीजांड बीज अथवा निषेचित अंड में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। ठीक है, बहुभ्रूणता कहलाता है। ये आपको परिभाषा ध्यान रखनी है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, इसके कारण लिखिए, या फिर एक दूसरा क्वेश्चन बनता है बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, इसके महत्व लिखिए। अभी उनके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। आपको पहले परिभाषा याद होनी चाहिए कि बीजांड बीज या फिर निषेचित जो अंड है उसमें 1 से अधिक यदि भ्रूण बन जाते हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बहुभ्रूणता। परिभाषा आपको याद हो गई होगी, बहुत ईजी तरीके से मैं आपको लिखवा दिए। बात करें अपन, सर्वप्रथम हमें जो है बहुभ्रूणता के बारे में किसने बताया, सबसे पहले बहुभ्रूणता के बारे में पादपों में किसने बताया, तो वैज्ञानिक आता है एक अपने यहाँ पर, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ये वैज्ञानिक जो है 1719 में सबसे पहले हमें बताता है बहुभ्रूणता के बारे में। तो आपको ध्यान में रखना है इस वैज्ञानिक का नाम, कि सबसे पहले बहुभ्रूणता के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बताया था। किस पादप में, या फिर बात करें किस पादप में इसके बारे में बताया, तो अपन लिख देते हैं संतरे के बीजों में। सबसे पहले संतरे के जो बीज हैं उन बीजों में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पता लगाया कि इस बीज में 1 से अधिक जो भ्रूण हैं उनका निर्माण हो जाता है, और इस कंडीशन को उन्होंने नाम दिया
बहुभ्रूणता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक फैक्ट जो है इसके बारे में एंटोनियो वॉन लेवेनॉफ के बारे में 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, जीवित कोशिका की इसने खोज करी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। नेक्स्ट हम बात करें बहुभ्रूणता के बारे में, तो ये पादपों व जंतुओं दोनों में पाई जाती है। एक फैक्ट ये भी ध्यान में रखना अपन को कि बहुभ्रूणता पादपों में भी पाई जाती है और जंतुओं में भी पाई जाती है। जंतुओं में अपन देखते हैं, जैसे मनुष्य में बात करें तो जुड़वा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बहुभ्रूणता का उदाहरण हो गया। तो जंतुओं में और पादपों में दोनों में बहुभ्रूणता पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में अगला कि जो बहुभ्रूणता है इसमें अनावृत बीजी पादप यानी कि जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नोस्पर्म, इन पादपों में क्या है, सामान्य लक्षण है। यानी कि जो अनावृत बीजी पादप है या फिर जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स हैं, इन पादपों में सामान्य लक्षण है। सभी अनावृत बीजी पादपों में बहुभ्रूणता जो है वो देखने को मिलती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं आवृत बीजी पादप या एंजियोस्पर्मिक लिख देता हूं यहाँ पर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ये जो पादप है इनमें कुछ पादपों में ही अपन को जो है बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। जैसे कौन से पादप हो सकते हैं, तंबाकू, नींबू, ठीक है, इस तरह के कुछ उदाहरण हैं आपके, एक दो उदाहरण और मिल जाएंगे आपको, बुक में देख लेना आप। तंबाकू है, नींबू है, इन पादपों में जो है बहुभ्रूणता देखने को मिलती है और ये पादप किसके हैं, आवर्त बीजी पादप के अंतर्गत आते हैं। यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं आवर्त बीजी पादपों में बहुभ्रूणता के कारण। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि बहुभ्रूणता क्या है और इसके आवर्त बीजी पादपों में होने के क्या कारण हैं, बताइए। ध्यान रखना है ना, क्योंकि आवर्त बीजी पादपों के कुछ वंश जो है उन वंश में पाई जाती है, बाकी में नहीं पाई जाती, इसलिए इसके कारण पूछ लिए जाते हैं कि क्या कारण है कि आवर्त बीजी में बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो कुछ कारण जो है मैंने आपको पहले से लिख के बताए हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो कारण है, प्राक भ्रूण या युग्मनज के विदलन के द्वारा, जो जाइगोट है उसमें विदलन हो जाता है और विदलन होने के कारण बहुत सारे भ्रूण जो है उनका निर्माण हो जाता है। दूसरा है भ्रूण कोश में अंड कोशिका के साथ साथ अन्य कोशिकाओं से यदि भ्रूण का विकास हो जाता है। हमने पढ़ा कि जो भ्रूण कोश है इसकी संरचना हमने पढ़ी थी, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्र। तो यहाँ पर इस कोशिका को हमने नाम दिया था अंड कोशिका, ठीक है। अंड कोशिका के अलावा चाहे वो सहायक कोशिका हो या फिर वो प्रतिमुखी कोशिका हो, है ना, इनके अलावा सहायक कोशिका या फिर प्रतिमुखी कोशिका, ये किसके अंदर आ जाएगी, अन्य कोशिकाओं में। इनके द्वारा यदि भ्रूण का विकास हो जाता है तो बताओ, यहाँ पर एक तो अंड कोशिका के द्वारा बन जाएगा, फिर सहायक कोशिका के द्वारा बनता है तो 2 ये बन जाएंगे, ठीक है, और फिर प्रतिमुखी के द्वारा बनता है तो 3 ये बन जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे भ्रूण का विकास हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके दूसरा कि भ्रूण कोश में अंड कोशिका के साथ साथ में कोई अन्य कोशिकाओं के द्वारा भी भ्रूण बन जाता है तो बहुभ्रूणता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है नंबर 3 पे, एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश का विकास हो जाता है। अब यहाँ पर यदि अन्य कोशिका से नहीं बन रहा है तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश का विकास हो जाता है। हमने संरचना पढ़ी थी बीजांड की, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। एक भ्रूण कोश, ठीक है, उसके चारों तरफ यह द्यावरण, बीजांडकाय और इस तरह की संरचना जो थी बीजांड की। अब बताओ मुझे, यहाँ पर एक ही भ्रूण कोश है और इसमें एक अंड कोशिका के द्वारा भ्रूण बनेगा तो एक ही बनेगा। यदि यहाँ पर अनेक 2 या 3 भ्रूण कोश का निर्माण हो जाए तो 2 या 3 अंड कोशिकाएं बन जाएगी और 2 या 3
भ्रूण का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से भी, यानी कि बीजाणु में एक से अधिक यदि भ्रूण कोष बन जाते हैं तो उसके कारण भी बहुभ्रूणता उत्पन्न हो सकती है। लास्ट है अपने पास बीजाणुद्भिद कोशिकाओं की सक्रियता से। बीजाणुद्भिद कोशिकाएं कौन सी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके, बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की कोशिकाएं, इनको अपन क्या कहेंगे, बीजाणुद्भिद कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की जो कोशिकाएं सक्रिय होकर के क्या बनाए, भ्रूण बना दे, तो जो एक ही बीज है उसमें बहुत सारे भ्रूण का विकास हो जाता है। ये 4 कारण हैं, मुख्य कारण आवर्तबीजी पादपों में बहुभ्रूणता के। तो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुभ्रूणता की सार्थकता या फिर इसके महत्व के बारे में, कि बहुभ्रूणता जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनको हमें पढ़ना है। 4 महत्वपूर्ण जो है बातें इसके बारे में मैंने लिखी है, 4 सार्थकताएं या 4 महत्व जो है वो मैंने आपको बताया है। बात करते हैं अपन सबसे पहले महत्व की, कि बीजांडकाय से विकसित होने वाले अपस्तनी के जो भ्रूण है वो मातृ पादप के समान होते हैं। ध्यान रखना, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके द्वारा जो भ्रूण बनेंगे वो भ्रूण कैसे होते हैं, मातृ पादप के समान ही होते हैं। तो पहला महत्व हो गया कि जो भ्रूण बनेंगे वो मातृ पादप के समान होंगे। इससे क्या फायदा होगा हमें, कि जो फसली पादप हैं उन पादपों में जो अच्छे लक्षण हैं उन लक्षणों को हम लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। दूसरा हो जाएगा आपके यहाँ पर बीजांडकाय से विकसित भ्रूण से प्राप्त जो पादप हैं वो ओज या ऊर्जा से भरपूर होते हैं। ध्यान रखना, ये जो बीजांडकाय है, इस बीजांडकाय से जो भ्रूण बनेंगे ये भ्रूण जो है भरपूर एनर्जी लिए हुए होते हैं अपने पास में। थोड़ी बहुत यदि इनको प्रतिकूल परिस्थितियां भी मिल जाती है तो ये अपने आप को जीवित रख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा महत्व हो गया अपने लिए कि जो ऐसे भ्रूण बनेंगे वो ऊर्जा या फिर ओज से भरपूर होते हैं। तीसरा आपके पास जाएगा कि बीजांडकाय से विकसित भ्रूण जो है वो रोग रहित होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बन जाएगा अपने पास, ऐसे जो भ्रूण हैं वो रोग रहित होते हैं, किसी प्रकार का रोग लिए हुए नहीं होंगे, बिल्कुल रोग से मुक्त होते हैं। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं नंबर 4 पे, कि इन अगुणित भ्रूणों को एक पदार्थ है कोल्चिसिन, इसके द्वारा उपचारित करके समयुग्मकी वंशावली का विकास किया जा सकता है, जिनकी पादप प्रजनन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो है कोल्चिसिन पदार्थ है, इसमें उपचारित कर लेंगे इन भ्रूण को, और भ्रूण को उपचारित करके हम क्या बना सकते हैं, समयुग्मकी वंशावली का निर्माण, समान युग्मकों वाली वंशावली बना सकते हैं। और उसका किसमें उपयोग लेंगे अपन, प्रजनन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कि प्रजनन के क्षेत्र में इसको उपयोग में लिया जा सकता है। तो ये 4 जो है आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान में रखने हैं। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में, और इस लेसन से बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।